व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि ये जो संख्या है एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसे देखने में नहीं पता चल रही कि भाज्य है या अभाज्य है। अब इनमें अगर कोई उभयनिष्ठ चीज मिलेगी तो अभाज्य भाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं ये भाज्य है या नहीं, या अभाज्य है। ठीक है, सॉरी इसमें क्या था, भाज्य है या अभाज्य है, अभाज्य है या भाज्य है, ये बताना है। अधूरा लिखा था। ठीक है, तो ये बताना है कि व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य, भाज्य है या अभाज्य। ठीक है, तो हमें ना इसमें और इसमें अगर उभयनिष्ठ कॉमन मिलेंगे गुणनखंड करने पे तो वो कैसी हो जाएगी, भाज्य। उभयनिष्ठ कॉमन नहीं मिलेंगे तो वो हो जाएगी अभाज्य। तो देखना हम इसके लिख रहे हैं 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4। अब देखना इसके उभयनिष्ठ इसके गुणनखंड करो अभाज्य गुणनखंड, तो 3 12 के हो जाएंगे 3 गुणे 2 गुणे 2 और 101 के कितने 101 और प्लस 4 के कितने हो जाएंगे 2 गुणे 2। देखो 4 के बाद गुणन 2 गुणे 2 हो गया और इधर इन सबके गुणनखंड कितने हो गए हैं, ये 3 का तो 3 ही आएगा, ये 12 का है 101 का। अब इनमें देखो जो उभयनिष्ठ कॉमन है बाहर निकल रहे हैं अपने, कौन कौन निकल रहे हैं, ये 2 2 निकल रहे हैं, तो यानी 2 गुणे 2 हमने बाहर निकाल लिए। ठीक है, बचा क्या अंदर 3 गुणे 3 गुणे 101। ठीक है, प्लस 1, यानी कि ये बचा है 2 गुणे 2 यानी 4। ये पता है 4 से भाज्य है, ये जो संख्या है कितने से भाज्य, 4 से। तो इन संख्याओं को फिर लिख दो, चाहे ऐसे ही लिख दो, नहीं तो 3 त्रिका 9, 909 प्लस 1 यानी कि हो जाना है 910। अभी भी ये भाज्य निकलेगी। ठीक है, ये क्या है, भाज्य, भाज्य है, अभाज्य नहीं है, क्या है, भाज्य। अगर उभयनिष्ठ ना निकलते तो ये अभाज्य होते। उभयनिष्ठ निकल आए हैं 2 2, क्योंकि ये जो बाहर निकले हैं ना इनका भाग जा रहा है इस संख्या में, इन दोनों संख्याओं में कितने का 4 का भाग जा रहा है, अगर दोगे तो देखो। अब ध्यान से देखना प्रश्न नंबर 8 में, श्वेता इधर देखो, प्रश्न नंबर 8 देखो, 18 और 117 को एचसीएफ कि 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि जो एचसीएफ है पता कितना है, एचसीएफ जो है ना वो लिखा गया है 18m माइनस 117 इतने रूप में दर्शाया गया है। जब अभी इतना दर्शाया गया है तो क्या करना है, एम का मान ज्ञात करना है। तो ना हम इन दोनों का पहले एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ के बराबर में रख के एम का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 18 और 117 का एचसीएफ, तो 18 के गुणनखंड करो, 2 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। इसके जो गुणनखंड आएंगे 18 के वो आएंगे, 18 के गुणनखंड आए 2 गुणे 3, 3 की घाते 2 लिख दे रहे, सीधा लिख दे रहे, क्यों 3 2 बार है तो 3 की घाते 2, ये 3 2 बार है तो 3 की घाते 2 और 2। ठीक है, और 117 का करो अभाज्य गुणनखंड, तो ये कितने से कटेंगे, 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 17, फिर 3 से काटो तो 13, फिर 13 से काटो तो 1। तो जो 117 के अभाज्य गुणनखंड है वो आएंगे 3 की घाते 2 गुणे 17, सॉरी 13, कितना आएगा 13। अब देखना इनका एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं तो क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ सबसे छोटा देखते हैं, तो इनमें उभयनिष्ठ जो है वो है 3, इनमें जो छोटा है वो 3 की घाते 2 ही है, यानी कि जो एचसीएफ आ जाएगा 3 की घाते 2 यानी कि 9। एचसीएफ कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो हमें एचसीएफ के बराबर 9 रखना है। देखो एचसीएफ बराबर कितना था 18m माइनस 117, तो एचसीएफ की जगह 9, 9 बराबर 18m माइनस 117 इस तरफ आ जाएगा, तो 9 प्लस 117 बराबर 18m, जोड़ो 9 7 16 126 m, m बराबर क्या हो जाएगा 126 बटे 18, 18 सत्ते 126, तो ये 7 बार जाएगा भाग, यानी कि m बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम ये फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे अपन लोग। एलसीएम बराबर क्या होता है, लासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, ये होता है।
ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, एलसीएम बराबर हो जाएगा, पहली संख्या है 18 और दूसरी संख्या 117 बटे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना था 9, 9 से काटो 9 दूनी 18, एलसीएम बराबर 2 गुणे 117। यहाँ आ जाओ एक लोग, वो दे दो, एक स्टूल दे दियो, उतर बैठ जाओ, चले जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ भग जाओ, यहाँ जी, ये कहाँ जा रहे यहाँ, तो यहाँ बैग का डर लगता है बैग को, ये स्टाइलिश मैन इतने लेट क्यों आते हैं, तुम तो यार तुम लोग इतना स्टाइल से क्यों चलते हो साइकिल से, इन नालायकों की वजह से सवाल भी नहीं पूरा बता पाए। ठीक है, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 से काटे 2 नम 18 और 2 गुणे 117, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 1 3, 234, एलसीएम बराबर हो जाना है 234। एम का मान 7 आया, एचसीएफ आया था 9। देखो सवाल को देखो, ठीक है, ये तो मजाक की बात है, ठीक है, नहीं लगते हैं, पता है। इधर देखो, प्रश्न नंबर 9 है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, देखो प्राकृत संख्याएं, सुनो, प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से लेके अनंत तक होती है, ठीक है, 1 से लेके, ठीक है, ये तुम्हारी प्राकृत संख्या होते हैं। अब ये प्राकृत कहा है, तो ये प्राकृत जो संख्या है वो n तक कहा है, कितने भी हो सकती हैं, और वो 6 की घाते n, जो 6 की घाते n है ना, ऐसा कह रहे हैं कि जो 6 की घाते n है, ये संख्या 0 पर समाप्त होगी या नहीं, ठीक है, कितने पे समाप्त होगी या नहीं, 0 पे समाप्त होगी या नहीं, ठीक है, हाँ हो सकती है या नहीं, ठीक है। अब ध्यान से रखना, ये जो हम जब कोई संख्या को चेक करना हो कि 0 पे समाप्त हो रही या नहीं, तब क्या करते हैं, उन संख्याओं में क्या होना चाहिए, उन संख्याओं में 2 और 5, 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। हम कोई भी संख्या को चेक करें, वो 0 पे समाप्त हो रही या नहीं, अगर 0 पे समाप्त होगी तो 2 और 5 का गुणनखंड जरूर होगा। जैसे हमने मान लो 10 ली, 10 ली, तो देखो 2 गुणे 5, 0 पे समाप्त हो रही है। अगर कोई संख्या 0 पे, जैसे मान लो 1000 लो, तब भी तुम्हें 2 और 5 मिलेगा, कोई भी संख्या मिले अन्यथा ना मिले, लेकिन 2 और 5 जरूर मिलेगा। 2 और 5 पे समाप्त होगी, तभी क्या होगी, वो 0 पे समाप्त होगी, पीछे 0 आएगा, 0 पे समाप्त होने का मतलब है संख्या में पीछे 0 आएगा। तो हम 6 की घाते n में चेक कर रहे हैं, हम 6 के करेंगे गुणनखंड, 6 के गुणनखंड कितने आए, 2 फिर 3, यानी कि हमें इस संख्या में क्या मिला, इस संख्या में हमें मिला 2 और 3, लेकिन चाहिए क्या क्या चाहिए था, 2 और 5 चाहिए था, तो हमें 2 तो मिल गया, 2 मिल गया, लेकिन क्या नहीं मिला, 5 नहीं मिला, ठीक है, 5 नहीं मिला, इसलिए यह 6 की घाते n मतलब 2 गुणे 3 की घाते n, ऐसे ही लिख सकते हैं, 6 को हमने क्या लिखा है, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, तो 6 की घाते n को 2 गुणे 3 की घाते n भी लिख सकते हैं। अब देखना 2 और 3 है, इसमें 5 है नहीं, 5 होता तो 0 पे समाप्त होती, 5 नहीं है, इसलिए ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं हुई, ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है, ये लिखना है, इतनी भाषा लिखनी है, ये सवाल ऐसे ही। इधर देखो, प्रश्न नंबर 10 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये जो संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं हैं, तो क्यों हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों हैं ये बताना है। भाज्य संख्याएं तभी होंगी किसी से विभाजित हो रही होंगी, है कि नहीं। अब जब ओवाइनेस्ट कॉमन निकलेगा वही विभाज्य संख्या है, ठीक है। देखना, इसमें पहले देख रहे हैं ये वाली संख्या, हम इसके लिखते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13।
अब देखो ये तो ऑलरेडी तुम्हारी कैसी है, ये ऑलरेडी तुम्हारी जो है ना अभाज्य संख्याएं है ना, तो इन्हें तो और नहीं कर सकते ना। तो ये इनमें देखो एक चीज देख सकते हैं कि 13 जो है ना वो उभयनिष्ठ कॉमन है, 13 इधर भी है और इधर भी, 13 कॉमन ले लो तो 7 गुणे 11 और प्लस 1। इसका मतलब ये जो संख्या है वो कितना से भाज्य है, कितने से भाज्य है, 13 से। 11 से 77 लिख लो इधर, ठीक है, और 1 यानी कि 13 गुणे 78, ठीक है। तो ये जो संख्या है 13 से भाज्य है, इसलिए ये भाज्य है। क्या है ये, भाज्य है। अब दूसरा पूछा गया ये वाली संख्या, ये वाली देखते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये संख्या में देखो जो दोनों में उभयनिष्ठ है, वो दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो 5 है ना। तो 5 ले लेंगे कॉमन, बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ठीक है। इसके चाहो तो गुणा कर लो, नहीं तो लिख दो, कितना लिख सकते हो, 7 6 42, 42 दूनी 84 और 4 3 12, 84 गुणे 12 प्लस 1, एक बार और गुणा कर दे रहे हैं तो 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96, 96 और 4 100, 1008 प्लस 1 यानी कि 5 से 1009। तो ये देखो ये 5 से भाज्य, 5 से भाज्य है ये 13 से भाज्य, ठीक है। इसलिए ये दोनों कैसी हैं, भाज्य। यही तो पूछा भाज्य संख्या है तो क्यों, नोट कर लो इसे।